नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करेंगे कुख्यात घोटालेबाज चंदा कोचर के अर्श से फर्श तक आने की। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस महीने 26 तारीख की सुबह यानी बीते कल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 23 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। कभी अर्थव्यवस्था और बिजनेस की खबर छापने वाले अखबार के पहले पन्ने पर रहने वाले ये नाम आज जेल में क्यों हैं? एक दौर था जब भारत के बैंकिंग क्षेत्र में चंदा कोचर का नाम प्रभावशाली और सबसे ताकतवर महिला बैंकर के रूप में लिया जाता था। हम बात करें कांग्रेस या यूपीए कह लीजिए के शासनकाल की, जब साल 2010 में चंदा कोचर को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चंदा कोचर, जिन्हें अमेरिका की मशहूर बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने साल 2016 में दुनिया भर की टॉप 100 पावर वुमेन की सूची में रखा था। यही चंदा कोचर लोन के बदले कैश घोटाले के चलते जेल की सलाखें गिनने की कगार पर खड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक को देश में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इनकी भूमिका कितनी अहम रही घोटाला करने में, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह पहली बार भी नहीं है जब चंदा कोचर की भूमिका को लेकर इस तरह के सवाल उठे हों या इनकी गिरफ्तारी या इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ हो। बात है साल 1984 की, जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई समूह के साथ एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में जुड़ी। चंदा कोचर तत्कालीन चेयरमैन केवी कामत की करीबी कर्मचारी भी रही। काफ़ी समय तक आईसीआईसीआई समूह के साथ जुड़े रहने के बाद आखिरकार साल 2009 में एमडी और सीईओ के रूप में चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह मामला आखिर है क्या? इससे पहले चंदा कोचर परिवार और वेणुगोपाल धूत परिवार के लेन देन के संबंधों को थोड़ा सा जान लेते हैं। यह मामला शुरू होता है 24 दिसंबर 2008 से। इस दिन वीडियोकॉन के धूत बंधुओं और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने मिलकर न्यू पावर रिन्यूएबल्स नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में कोचर परिवार और उनकी एक और कंपनी पैसिफिक कैपिटल सर्विसेज और धूत बंधुओं की 50-50% की हिस्सेदारी थी। जब चंदा कोचर जून 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ बनी, तो कोचर और धूत ने अपनी कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स की कुछ हिस्सेदारी धूत की ही एक कंपनी सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर कर दी। असल खेल तब शुरू होता है जब धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी साल 2009 से 2010 के बीच दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ रुपए का लोन देती है। सुप्रीम एनर्जी को यह पैसा वीडियोकॉन समूह की ही एक कंपनी देती है। इसके बाद मार्च 2012 में न्यू पावर कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपने ही तकरीबन 18,97,500 शेयर दीपक कोचर को देती है। इनका मूल्य बनता है 1.89 करोड़। इस पूरे लेन देन के बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की हिस्सेदारी इस न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी में अब 92.67% हो जाती है और सुप्रीम कंपनी, जिसने 64 करोड़ रुपए का लोन दिया था, उसकी हिस्सेदारी मात्र 2.32% रह जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपक कोचर को 1.89 करोड़ रुपए में कंपनी का 92.67% हिस्सा मिल जाता है और 64 करोड़ रुपए लगाने वाली कंपनी सुप्रीम को मात्र 2.32% मिलता है। इस तरह शेयर को घुमा फिराकर न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी का मालिकाना हक दीपक कोचर के हाथ में आ जाता है। आगे जाकर दीपक कोचर अपने ही एक ट्रस्ट पिनावल एनर्जी के नाम अपने सारे शेयर कर देते हैं। इस बीच कोचर परिवार और वेणुगोपाल परिवार लेन देन की और भी घपलेबाजी करता रहता है। अब तक तो आप धूत और कोचर परिवार के लेन देन के संबंध को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम असल मुद्दे पर। जब आईसीआईसीआई बैंक की तत्कालीन प्रमुख चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत के बीच लेन देन और हेराफेरी का सिलसिला शुरू होता है। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ बनते ही चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह और उसकी विभिन्न कंपनियों को साल 2009 से 2011 तक 1,876 करोड़ रुपए के 6 अलग अलग लोन दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोन एनपीए बन गए, जिससे बैंक को तकरीबन 1,730 करोड़ रुपए का चूना लगा। यानी आपसी लेन देन के इस मामले में बैंक को फूटी कौड़ी तक वापस नहीं मिली। लेन देन की इस घपलेबाजी को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया, क्योंकि चंदा कोचर ने लोन देते समय बैंक द्वारा निर्धारित नियमावली का उल्लंघन किया और करोड़ों रुपए का लोन दे दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में चंदा कोचर की अगुवाई में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को एक बार फिर
3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक कर्ज की यह राशि पहले की तरह इस बार भी वीडियोकॉन समूह की 5 अलग अलग कंपनियों को दी गई। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन 5 कंपनियों को एक समान धनराशि यानी प्रत्येक कंपनी को 650 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दिए गए। इसमें भी मजे की बात यह है कि इन 5 कंपनियों को कर्ज देने की तारीख भी एक ही है, तारीख है 30 अप्रैल 2012। इसके अलावा वीडियोकॉन समूह की एक और कंपनी जो विदेश में रजिस्टर्ड थी, उसे 660 करोड़ रुपए का लोन ICICI बैंक की ब्रिटेन और कनाडा स्थित शाखाओं के जरिए दिया गया और इस कर्जे की गारंटी भारत में स्थित वीडियोकॉन समूह की 6 कंपनियों ने दी। अब सवाल यह है कि जब भी कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देता है तो उस कंपनी की वैल्यू या नफा नुकसान जैसी चीज़ों को देखा जाता है। तो फिर यह कैसे संभव है कि एक ही समूह की सभी कंपनियां एक समान परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें एक समान राशि का लोन मिल रहा है, वो भी एक ही तारीख पर। इस पर भी बड़ा सवाल यह है कि जब वीडियोकॉन और उससे जुड़ी कंपनियों को जो लोन पहले दिया गया था वह NPA घोषित हो चुका था, उसके कुछ महीनों बाद दोबारा लगभग दोगुने से भी ज़्यादा लोन कैसे दिया गया। CBI के अनुसार वीडियोकॉन समूह ने ICICI बैंक से जो 3,250 करोड़ रुपए का लोन लिया था उसमें से मात्र 440 करोड़ रुपए ही चुकाए, बाकी के 2,810 करोड़ रुपए यानी लगभग 86% का भुगतान नहीं किया। इन पैसों को भी पहले की ही तरह साल 2017 में NPA घोषित कर दिया। यह सारी मिलीभगत उसी दौरान हुई जब चंदा कोचर बैंक की MD और CEO थी। अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि चंदा कोचर ने कितने बड़े घोटाले की पूरी साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। करोड़ों रुपए की घालमेल के इस सिलसिले से जुड़ा एक और पहलू हम देख लेते हैं। ICICI बैंक के लोन की मंजूरी मिलने के बाद वेणुगोपाल धूत ने न्यू पावर में अपनी नियंत्रित हिस्सेदारी को अपने ही एक सहयोगी मनीष चंद्र पुंगलिया को ट्रांसफर कर दी और पुंगलिया ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को मात्र 9 लाख रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। पैसे के इस घालमेल के चलते साल 2018 में CBI ने वेणुगोपाल के सहयोगी मनीष चंद्र पुंगलिया, चंदा कोचर और उनके देवर राजीव कोचर से पूछताछ भी की। राजीव कोचर के खिलाफ तो लुकआउट नोटिस तक जारी हुआ था ताकि राजीव देश छोड़कर भाग ना पाएं। इस दौरान चंदा कोचर 1 साल के लिए छुट्टी पर जाती हैं। बाद में बैंक यह कहता है कि कोचर की छुट्टी उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक जारी रहेगी। चंदा कोचर के खिलाफ ICICI बैंक ने भी शुरुआत में आंतरिक जांच की। उस समय चंदा कोचर को क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक जांच पैनल का गठन किया। बैंक द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें चंदा कोचर पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया। इसके बाद RBI और SEBI द्वारा इस मामले को CBI और ED को सौंप दिया गया। इसके अलावा मार्च 2018 में चंदा कोचर को भगोड़े मेहुल चौकसी के गीतांजलि समूह को भी लोन देने के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस द्वारा समन जारी किया गया था। जब विवाद बढ़ा तो अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे देती है और आखिरकार जनवरी 2019 में CBI चंदा कोचर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में FIR दर्ज करती है। इस पूरे मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत और अन्य कई प्रमुख बैंकरों के नाम सामने आते हैं। अब बात करते हैं चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान बैंक के हालात की। चंदा कोचर के राज के दौरान ICICI बैंक की माली हालत में खासी गिरावट देखने को मिली। ICICI बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2009 में ICICI बैंक का कुल NPA लोन 9,600 करोड़ रुपए था, जो कि एसेट्स का 1.87% था। चंदा कोचर की रवानगी के साल यानी वर्ष 2018 में बैंक का NPA 54,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि इसके कुल एसेट्स का 4.77% था। यानी बैंक का NPA तेजी से बढ़ा। इसका एक बड़ा कारण चंदा कोचर की अगुवाई में नियमों की अनदेखी कर लोन देना हो सकता है। एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। ICICI बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान शुद्ध लाभ लगभग 4,000 करोड़ रुपए था। चंदा कोचर के नेतृत्व वाले 10 सालों में इसमें वृद्धि तो दूर, उल्टा गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान यह लगभग 3,360 करोड़ रुपए रह गया। चंदा कोचर के CEO बनते समय वर्ष 2009-10 में बैंक ने 4,362 करोड़ रुपए का NPA की भरपाई के लिए खर्च किए, जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान यह बढ़कर 16,800 करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकारी न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ICICI बैंक के प्रमुख के रूप में चंदा कोचर का कार्यकाल बैंक के लिए नकारात्मक ही साबित हुआ। इस दौरान बैंक
देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक होने का तमगा भी खो देता है और तीसरे नंबर का प्राइवेट बैंक बन जाता है। आपको याद होगा साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा कॉरपोरेट्स को लोन देने के लिए एक शब्द ईजाद किया था। शब्द था फोन अ लोन। इस शब्द का अर्थ है कि कांग्रेस राज में बड़े बिजनेस घरानों और सरकार में दखल रखने वाले व्यापारियों की कंपनियों को बिना जांचे परखे सरकारी और निजी बैंकों के ऊपर दबाव बनवाकर लोन दिलवाया गया। इसके लिए सरकार में बड़ी हैसियत रखने वाले लोग बैंकों के अधिकारियों को फ़ोन कर अपनी चहेती कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को लोन दिलाते थे। मजे की बात यह है कि चंदा कोचर जैसे फ्रॉड पर मीडिया का वह वर्ग आज भी खामोश है जो इन्हें यूपीए काल में मसीहा के रूप में सामने रखता आया था। वही लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाने वाली इन फोन अलोन जैसी हिंट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर मजाक में तब्दील करना चाहते हैं। कुछ सवाल चंदा कोचर जैसों के बहाने शेष रह जाते हैं कि बैंकिंग जगत में यूपीए काल में ऐसी ही कितनी बर्बादियां होती रही होंगी जिनका अभी सामने आना बाकी है। यह सब उन सरकारों के नाक के नीचे होता रहा। वो आरबीआई के लीडर कौन थे जो ये सब होने देते रहे? वह शीर्ष संस्थाओं पर बैठे लोग आज कहीं किसी यात्रा का हिस्सा तो नहीं बन गए? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।